शीर्षक है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं पिछले क्लास में यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल क्षेत्र और प्रकृति पर प्रकाश डाला था। आज उसी सिलसिले में दूसरा यूनिट है और दूसरा यूनिट को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसका पहला यूनिट का शीर्षक है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को लेते हैं, वितरण से क्या अभिप्राय है। तो वितरण से अभिप्राय है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से वो वितरित है, उसी को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। अगर हम गोलार्ध पूरा अगर पृथ्वी को सामूहिक रूप से अगर उसको देखा जाए तो देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है बनिस्बत दक्षिणी गोलार्ध से। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की बहुलता अधिक है। स्थल की बहुलता अधिक रहने के कारण मानव के निवास के लिए, मानव के आवास के रूप में स्थलों की महत्ता के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है। वही दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता अधिक रहने के कारण एवं स्थल की न्यूनता के चलते यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। ये तो हम गोलार्ध की दृष्टिकोण से देखें जनसंख्या का वितरण। अगर हम अक्षांशीय स्थिति के अनुसार अगर देखते हैं तो 20 से 40 डिग्री जो अक्षांश है, यहाँ से यहाँ ये अगर 20 से ये 40 डिग्री है, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश को देखेंगे तो जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक इसी अक्षांशों के बीच में। इसके पीछे कारण यही है कि इन अक्षांशों में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है और समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु जो है मानव के अधिवास के लिए सबसे अनुकूल माने जाते हैं। और विश्व के टॉप 10 कंट्री में देखेंगे तो 4-5 कंट्री जो है इसी जोन में पड़ते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा 2019 के अनुसार अपना डाटा प्रकाशित किया गया है। उसके अनुसार वर्तमान समय में विश्व की 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का नाम क्रम से 1, 2 से लेकर 10 तक का जो क्रम है उसके हिसाब अभी फिलहाल जो 2019 के अनुसार जो डाटा है, जिसको कि शॉर्ट में UNFPA भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसके हिसाब से 1 नंबर पर चाइना है, 2 नंबर पर भारत है, 3 नंबर पर USA, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, चौथा में इंडोनेशिया पर है और इंडोनेशिया है, 5वां में पाकिस्तान है, 6ठा में ब्राजील है, 6ठा में नाइजीरिया है और 7वां में बांग्लादेश है और आगे रूस और फिर मैक्सिको है। तो इस तरह से टॉप 10 कंट्री सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। लेकिन यही डाटा ये फिलहाल है, जो इसका क्रम थोड़ा सा बदल गया है। किताबों में जनवरी 2001 का डाटा है या 2011 का डाटा है, तो इसमें कंफ्यूजन बच्चे आप लोग नहीं होंगे। ये जो डाटा है पहले जो किताब में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से 1 नंबर पर चाइना है, 2 नंबर पर भारत है, 3 नंबर पर USA संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पर इंडोनेशिया और 5वां पे ब्राजील। तो यहाँ तक का तो डाटा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 1, 2, 3, 4 का क्रम एकदम यथावत रहा है। लेकिन जैसा ही 5 जो 2000 में उसका क्रम 5वां नंबर था, उसका स्थान 2019 में पाकिस्तान ने लिया है और जो 6ठा नंबर पर पाकिस्तान था वो अब जो है 5वां नंबर पर आ गया। ब्राजील जो पहले 5वां पर था वो 6ठा, मैंने एक्सचेंज कर लिया गया। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो है ग्रोथ रेट और ओवरऑल पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है ब्राजील की अपेक्षा। तो ये हो गया। तो इसी तरह से देखेंगे कि नाइजीरिया भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अफ्रीका में उनके ऐसे भी कंट्री, सब सहारा एरिया वाले जितने भी देश हैं उसमें एक नाइजीरिया एक कंट्री है जो अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उसका भी जनसंख्या बढ़ने की गति तीव्र है और वो भी अभी वर्तमान समय में 7वें नंबर पर आ गया है। और ये दोनों
एक्सचेंज किया, बांग्लादेश और नाइजीरिया। उसी तरह से 9वां क्रम अपना रूस बरकरार रखा है, और वही एशियाई कंट्री जापान जो पहले 10वां स्थान पर था, वो अब उसका स्थान मैक्सिको ले लिया है, जो कि उत्तरी अमेरिका की कंट्री है। अब अगर हम देखते हैं इस पे, अगर सरसरी निगाह से अगर हम देखते हैं तो इसमें से टॉप 10 कंट्री में एशिया से कितने कितने देश हैं। तो एशिया से सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चाइना 1 नंबर पर है, उसके बाद फिर 2 नंबर पर भारत है, उसके बाद 3 नंबर पर इंडोनेशिया है, चौथा पे पाकिस्तान है, उसके बाद फिर बांग्लादेश है, और नहीं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 अभी वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व का 5 कंट्री एशिया से है, जो कि टॉप 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले कंट्री है। इसलिए इसे समझा जा सकता है कि एशिया में जनसंख्या की सघनता बहुत ही अधिक है। उसके बाद दूसरे देशों में है, दूसरे यूरोपियन देशों में है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एशिया में टोटल जनसंख्या का 60% जनसंख्या जो है सिर्फ एशिया में निवास करती है। उसी तरह से दूसरा, अगर महाद्वीप के स्तर पर अगर हम देखा जाए, ये कंट्री के हिसाब से हम देखें, लेकिन अगर हम वही महाद्वीप के स्तर पर देखते हैं जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ पर सर्वाधिक है या वितरण कहाँ पर जनसंख्या का अधिक है, तो उसमें से देखते हैं एशिया में, एशिया के जो कि टॉप 5 कंट्री है, अगर और भी बहुत सारे कंट्री सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका पॉपुलेशन 60% है। फिर दूसरा नंबर पर अफ्रीका है, जहाँ की 16% जनसंख्या निवास करती है। उसी तरह से यूरोप में 10% जनसंख्या निवास करती है। उसी तरह से लैटिन अमेरिका में 9% जनसंख्या। लैटिन अमेरिका मेरा कहने का मतलब हो जाता है कि दक्षिण अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज के इर्द गिर्द के जो भी द्वीपीय कंट्री है, सभी को मिला करके जो बोला सामूहिक रूप से उसे लैटिन अमेरिका बोला जाता है। तो दक्षिण अमेरिका प्लस द्वीपीय कंट्री, ये टोटल मिलाकर के 9%। वही नॉर्थ अमेरिका का, जिसके तहत कनाडा, यूएसए, मैक्सिको महत्वपूर्ण है, वहां पर जनसंख्या 5% है। और ओशियानिया समूह के कंट्री, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य द्वीपीय देश भी आते हैं, सभी को सम्मिलित रूप से ओशियानिया ग्रुप वाले देश कहा जाता है। ऐसे उसको हम मोटा मोटी अगर महाद्वीप के स्तर पर कहा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कहने का मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ ही न्यूजीलैंड और टूलू की बाकी ये सब बहुत से कंट्री छोटे छोटे वहां पर है, हालांकि उसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये महाद्वीप के स्तर पर जनसंख्या का वितरण को देखें, और यहाँ पर हम देखें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है उसका क्रम देखें। इसके बाद कुछ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा समय समय पर जनसंख्या को जनसंख्या को भविष्य में जनसंख्या को प्रोजेक्ट करने का काम करता है कि विश्व जनसंख्या की आगे की वृद्धि किस तरह से होगी। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो उनका अनुमान है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किया है और अनुमान लगाया है कि 2027 ईस्वी तक जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या जहां पर आज भारत है उसको पछाड़कर भारत 1 नंबर पर 2027 ईस्वी में काबिज हो जाएगा और चाइना दूसरा नंबर पर हो जाएगा। और तीसरा नंबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है और ये नाइजीरिया जो है अफ्रीकी मूल का ही देश है, तो ये इसका ग्रोथ रेट बहुत अधिक रहने के कारण इसके बारे में बोला जाता है ये भी जो है यूएसए को पछाड़ करके ये तीसरा नंबर पर काबिज हो जाएगा। 1 नंबर पर भारत, 2 नंबर पर चाइना और 3 नंबर पर नाइजीरिया और 4 नंबर पर फिर यूएसए आ जाएगा। तो इससे एक स्पष्ट तस्वीर निकल के आती है कि जनसंख्या का वितरण समय समय के अनुसार उसकी संकेंद्रण
और पॉपुलेशन का जो आकार है उसका क्रम जो है विश्व के देशों में बदलते रहता है। ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। जहां तक सिर्फ भारत और चाइना की जनसंख्या का 2019 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो चाइना और भारत दोनों मिलकर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 40% अकेले ये दोनों कंट्री है, और बाकी अगर ये 10 कंट्री को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल पॉपुलेशन जो 60% हो जाता है। बाकी 40% की जनसंख्या में विश्व के अन्य देश हैं, और ये 10 सिर्फ विश्व के 10 बड़े देश में 60% जनसंख्या अधिक निवास करती है। एक महत्वपूर्ण डाटा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे महाद्वीप के स्तर पर कि क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस महाद्वीप का कौन सा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो हम देखेंगे अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया से तो 5 कंट्री है, तो उसमें से सर्वाधिक तो चाइना की है। यही पूछेगा कि एशिया से सब अगर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश तो चाइना। उसके बाद अगर पूछेगा कि एशिया की सबसे बड़ी देश तो ऊपर भी चाइना। उसके बाद हो सकता है क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम को भी ध्यान रखेंगे कि चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तब बांग्लादेश है। उसी तरह से अगर बोला जाए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? नाइजीरिया। इसमें देखते हैं कि अफ्रीकन मूल का एक ही कंट्री है जो कि इस टॉप 10 कंट्री में आता है, तो उसमें नाइजीरिया को याद रखेंगे। अफ्रीका से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। उसके बाद फिर हम अगर उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, तो उत्तरी अमेरिका के तहत यूएसए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यूएसए जिसको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अमेरिका कहने का मतलब हो जाता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों, लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं तो उससे स्पेसिफिक देश हो जाता है। और अमेरिका कहने का मतलब दोनों महाद्वीप, और दोनों महाद्वीप में कहिए तो स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन बहुत लोग अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका नहीं बोल करके हम लोग यूएसए बोल रहे हैं। तो ये हो गया यूएसए उत्तरी अमेरिका का। उसी तरह से दूसरा उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको, ये भी है जो उत्तरी अमेरिका के ही कंट्री है, तो ये सेकेंड नंबर के उत्तरी अमेरिका के देश है। और इसके बाद फिर आपको बच जाता है रूस बच जाता है। तो रूस जो है, रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है, लेकिन रूस की राजधानी जो है पॉलिटिकली जो है यूरोप में पड़ती है, इसलिए रूस को जो है यूरोपियन कंट्री कहा जाता है, ना कि एशियन कंट्री बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आंसर देना है रूस है। आगे देखेंगे मैप में, मैप दिखाएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। उसके बाद फिर बच गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से, तो ब्राजील जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। इस तरह से उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया खुद का है ही। तो ये आप समझ गए सभी महाद्वीप का कौन सा सबसे बड़ा कंट्री है। इसी चीज को आप जो है यहाँ पर नक्शे में एक बार देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा याद रहेगा कि विश्व में वो देश कहाँ कहाँ पड़ते हैं। ये नक्शा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से चीन, देखिए यहाँ पर ये चीन है। दूसरा नंबर पर जस्ट बगल में सटा हुआ है भारत है। 3 नंबर पे यहाँ पे यूएसए है, ये 3 नंबर पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर 4 नंबर पर इंडोनेशिया है, ये कंट्री पीला वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा इंडोनेशिया है। उसके बाद फिर
पाकिस्तान है, पाकिस्तान जस्ट भारत का पड़ोसी देश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। उसके बाद फिर जो है ब्राजील है, ब्राजील देखिए यहाँ पर है, इसी को बोल रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। उसके बाद ब्राजील के बाद फिर नाइजीरिया। नाइजीरिया देखिए, नाइजीरिया कंट्री कहाँ पे है? देखिए पीला वाला जो देख रहे हैं भाग, पीला वाला ये नाइजीरिया है। नाइजर एक अलग कंट्री है और नाइजीरिया अलग है। नाइजर को याद रखेंगे आप कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सर्वाधिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात हम कर रहे हैं, आगे हम समझेंगे। ये नाइजर है लेकिन ये नाइजीरिया अलग है। तो नाइजीरिया पॉपुलेशन का आकार के हिसाब से बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से 2019 के अनुसार, जो कि पहले 2011 में यहाँ पर एक कंट्री था लाइबेरिया, वो कंट्री था सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ वाले कंट्री, लेकिन अभी 2019 के हिसाब से ये नाइजर हो गया है। यहीं पर याद रख लेंगे आपको, नाइजीरिया, नाइजर। तो ये फैक्चुअल चीज है, 2019 के डाटा के अनुसार ये है, अभी आया है किताबों में। आपको लाइबेरिया लिखा हुआ वो पुराने डाटे के हिसाब से 2001 के पहले का डाटा है, तो अभी लाइबेरिया ने याद रखेंगे, अभी करें उसको नाइजर से याद रखेंगे। तो ये हो गया नाइजीरिया। और उसके बाद फिर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत से निकला हुआ कंट्री बांग्लादेश ये। और उसके बाद फिर रूस है, देखिए रूस, ये जो देख रहे हैं आप, ये रूस यही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं 10 कैस्पियन सागर के ऊपर में यहाँ पे यूराल पर्वत है। ये जो यूराल पर्वत देखते हैं, ये यूराल पर्वत जो है इसके दाहिनी साइड जो है एशिया है, और इसके यूराल पर्वत के इधर जो है यूरोप के तहत इसकी काउंटिंग होती है। ये दोनों के बीच जो है डिवाइड लाइन का काम करती है यूराल पर्वत। और मास्को जो कि रूस की राजधानी मास्को एक्चुअली इधर ही पड़ता है। तो ऐसा मान्यता है कि विस्तार अधिक एशिया में है, यूरोप में उसका विस्तार कम है, लेकिन फिर भी उसकी राजधानी पड़ने के कारण, सारा राजनीतिक गतिविधि का केंद्र होने के कारण रूस को जो है यूरोपियन कंट्री कहा जाता है। तो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रूस। ये 10 का हम लोग लोकेशन देख लिए। अगर हम लोकेशन देखते जाएंगे तो याद करना, भूगोल जो है आसान हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि मानचित्र का प्रयोग अगर करेंगे तभी निर्देश भी लगेगा और याद भी रहेगा। किसी भी चीज को अगर नक्शा में हम लोकेशन देख लेते हैं तो वो लंबे समय तक बना हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम महाद्वीप के स्तर पर देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश यूएसए, जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग क्षेत्रफल पे भी नजर अगर डालेंगे तो देखने से ही पता चल जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। एशिया और यूरोप दोनों में इसका विस्तार है। अब देखने से इसका एरिया लग रहा है कि उस तरह उतना बड़ा एरिया और कहीं पे नहीं है। तो रूस हो गया। दूसरा नंबर में कनाडा का नाम आ जाता है। क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूँ, जनसंख्या की बात को अगर समझ लें तो क्षेत्रफल भी थोड़ा समझ लेंगे, बाद में सब कंट्री का चर्चा आएगा। कंट्री अगर अभी याद नहीं आपको तो धीरे धीरे ऐसे ही याद होगा। पॉलिटिकल मैप आप लोग जरूर देखते रहेंगे, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों को देखते रहेंगे तो बहुत सी चीज याद हो जाएगा। खास करके जो कंट्री पढ़ाने के दरमियान जो आता है उसको जरूर आप लोग देखते रहेंगे। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। दूसरा नंबर पर कौन है? कनाडा है। तीसरा नंबर पर कौन है? चाइना है। चौथा नंबर पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। पांचवा नंबर पर कौन है? ब्राजील है। और छठा नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां नंबर पर भारत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है 7वां बड़ा देश है विश्व का, और जनसंख्या के हिसाब से
दूसरा बड़ा देश है। हालांकि 2027 ईस्वी तक जो है हम चीन को भी पछाड़ करके 1 नंबर पर हो जाएंगे। यहां तक हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं, वो सब चीज को आप लोग ध्यान देंगे, फिर आगे आएगा। यहाँ समझने के बाद अब हम आ जाते हैं कि जनसंख्या वितरण को माप के जनसंख्या वितरण को दिखाने के लिए हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही जनसंख्या का वितरण को दिखाते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण को दिखाते हैं। तो जनसंख्या का वितरण को देखेंगे, कहीं पर उच्च घनत्व है, कहीं पे मध्यम घनत्व है, कहीं पे निम्न घनत्व है। लेकिन इसको वितरण को जानने से पहले हम जनसंख्या घनत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व एक्चुअली बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे अंकगणितीय घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। अंकगणितीय घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर देखेंगे फिगर को आप लोग, ये 1 किलोमीटर एरिया क्या है, ये लंबी है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ही चौड़ी है। तो इसका एरिया क्या हो गया, 1 स्क्वायर किलोमीटर। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो जनसंख्या अधिवास करके जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं वही क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। तो उसी को शब्दों में अगर लिखेंगे तो कहेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे किस सूत्र के द्वारा दिखाया जा सकता है, जनसंख्या घनत्व को गणितीय सूत्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब अगर भारत की बात हम यहाँ करेंगे, अगर एक एग्जांपल से जाने की कैसे निकलता है, तो भारत की कुल आबादी अगर 2011 के अनुसार अगर देखा जाए, अभी जो ऑथेंटिक डाटा है 2011 का ही है, और आगामी जो जनगणना होने वाली है वो 2021 में होगी। हो सकता है इसमें डिले हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जनगणना का काम जो है कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जो है अभी रुका हुआ है। हो सकता है 1 साल डिले भी हो, हमें तो इस साल के लास्ट में उम्मीद हो सकता है, लेकिन मार्च 2021 तक फाइनल डाटा आने की संभावना बहुत कम है। जैसा कि पिछले 2011 में मार्च तक फाइनल डाटा आ गया था। तो अभी फिलहाल हम जो भी यहाँ पर निकालते हैं जनगणना जो ऑथेंटिक डाटा के है हमारे पास, उसके हिसाब से ही हम करेंगे तो 121 करोड़ ही लेंगे। यहाँ जो हम आपको बताया कि भारत की आबादी जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा 1 अरब 36 करोड़ है। अभी 2019 के डाटा के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 36 करोड़ है। वहीं चाइना की आबादी वर्तमान समय में इससे 10 अधिक है, 10 करोड़ अधिक है, यानी कि 1 अरब 46 करोड़ है। तो हम अभी ये डाटा नहीं लेकर के 2019 वाला ही डाटा लेंगे। तो 2019 के अनुसार जो था क्या था, 1 अरब 21 करोड़। ऊपर लिख दिए पूरा डाटा, पूरा डिजिट में लिख दिए पूरा, और उसका पूरा क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दोनों को अगर भाग देंगे तो निकल के आता है 382 जो है भारत का जनसंख्या। लेकिन यहाँ हम भारत का जनसंख्या, यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं क्या, विश्व की जनसंख्या। तो विश्व की जनसंख्या एक एग्जाम्पल दे दीजिए भारत के से, ताकि यही सब चीज जो है आगे भी पढ़ना है तो भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। एक्चुअली जो है 12th का सिलेबस 3 सेक्शन में बटा हुआ है। थोड़ा सा जान लेंगे, बोलना यहाँ से होगा
कि पूरा सिलेबस 3 सेक्शन में पढ़ना है। पहला सेक्शन जो है इसमें जो है पूरा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ेंगे मानव भूगोल का, और वही सब टॉपिक है जो सेकेंड सेक्शन में भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ना। तो यहाँ जनसंख्या पढ़े तो वहां जनसंख्या मदद करेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा ध्यान रहेगा, एम्फेसिस रहेगा मेरा, और वहां पर जो है उसी को प्रैक्टिकल तरीके से वहां पे समझाया जाएगा। ये चीज यही है, लेकिन वहां भारत के वहां पर राज्यों का उदाहरण आएगा, यहाँ पर देशों का एग्जाम्पल आएगा, चीज वही है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको मानव भूगोल, और दूसरा में जो है दूसरा सेक्शन में भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ना, ये सब सारा टॉपिक। और सेक्शन सी जो है प्रायोगिक कार्य या प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, तो उसमें जो भी है जो 3 यूनिट पढ़ना है आप लोग को, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट यही है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी चल रहा है सेक्शन ए चल रहा है, और सेक्शन ए का यूनिट 2 चल रहा है, उसका फर्स्ट चैप्टर। इसको 3 चैप्टर में हम बांट के पढ़ेंगे, और समय अगर पूरा मिल जाता है तो देखिए टॉपिक खत्म हो पाता है। चलिए यहाँ तक समझने के बाद हम जाने जनसंख्या घनत्व समझ गए। तो जनसंख्या घनत्व समझने के बाद अब हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ पर है, यानी कि जनसंख्या वितरण जनसंख्या धरातल पर यानी भूमि पर जो है मानव लोगों का संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर है। तो देखेंगे कहीं पर संकेंद्रण मानव का बहुत अधिक है, कहीं पर संकेंद्रण बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, और दोनों के बीच मध्यम प्रकार का भी कहीं कहीं पे जनघनत्व देखने को मिलता है। तो उच्च घनत्व वाले, पहले हम देखेंगे उच्च घनत्व वाले जनसंख्या के वितरण कहाँ कहाँ मिलेंगे। लेकिन ये वितरण को जानने से पहले में टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, इसको थोड़ा सा जान लेंगे, तो इसके बाद वितरण क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। ये अगर समझ जाएंगे तो ये समझना यहाँ पर आसान हो। जनसंख्या वितरण समझ के ठीक है, इसको समझ के रखिए, फिर आगे फिर इसका यूज आएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक है। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, चौथा लिख सकते हैं राजनीतिक कारक। 3 महत्वपूर्ण है। भौगोलिक कारक में देखेंगे तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भौगोलिक कारक। तो जैसा कि जानते हैं कि मानव सभ्यताओं का विकास जो है नदी घाटियों में ही हुआ है, और नदी घाटी को इसीलिए मानव सभ्यता का पालन कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो ये आपको भौगोलिक कारक में सबसे पहला कारक क्या, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता कहाँ पर होगी, तो नदी घाटियों में। नदी घाटियों के किनारे में ही है जो जल की उपलब्धता रहने के कारण मानव अधिवास प्राचीन समय से ही उस क्षेत्र में है, मानव का अधिवास अधिक रहा है। तो पहला फैक्टर अगर इसको और तोड़ के अगर देखेंगे, इसका भी सब डिवीजन करते हुए चलेंगे, तो पहला होंगे क्या, जल की उपलब्धता। तो जहां जल होंगे वहां पर मानव अपना अधिवास बनाएगा, मानव का संकेंद्रण अधिक होंगे। दूसरा फैक्टर है क्योंकि जल रहेगा तभी क्या कर सकता है, कृषि कर सकता है, पानी पीने के लिए उपयोग कर सकता है, उद्योग धंधों का विकास कर सकता है। फिर अगर पानी है तो एक जगह से दूसरी जगह जलयान के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो भी उसके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो पहला तो हो गया जल की उपलब्धता, दूसरा उच्चावत जिसको कि स्थलाकृति भी कहते हैं। तो स्थलाकृति का मतलब क्या होता है, स्थलाकृति का मतलब होता है, देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी जो है एक समान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। और तो मानव जो है, मानव के अधिवास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, मैदान है, क्योंकि मैदान जहां पे रहेंगे तो वहां पर कृषि का विकास किया जा सकता है,
परिवहन साधनों का विकास किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड बढ़िया बना सकता है। इसके बाद प्लेन जगह पर खेती वगैरह कर सकता है। तो इस वजह से पर्वत और पठार जो है मानव के लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना कि मैदान है। तो ये स्थलाकृति दूसरा हो गया स्थलाकृति। तीसरा है क्या, मिट्टी। मिट्टी भी जनरली देखेंगे तो नदी घाटियों में विभिन्न नदियों के द्वारा लाए गए तलछट के जहाँ पे मैदान बनाते हैं, वहीं पे जहाँ पे जरूर मिट्टी पाई जाएगी वहां पर कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होगा। और इस वजह से मानव अपनी उदरपूर्ति के लिए यहाँ पर जो है रहना पसंद करता है। तो मिट्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक उसमें भौगोलिक कारक में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जलवायु है। अगर बोला जाए तो सारे फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जलवायु। तो जलवायु देखेंगे कि पूरा ग्लोब पर एक समान जलवायु नहीं पाई जाती। देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है उसकी कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण, उसकी किरणें सीधी पड़ने के कारण ये मानव के लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना कि जस्ट इसके बगल में कर्क रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, और इधर अगर हम देखेंगे आर्कटिक वृत्त और इधर अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 23 डिग्री जानते होंगे आप लोग। एक कर्क रेखा है, 0 विषुवत रेखा है, और यहाँ से 23.5 डिग्री और यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों क्षेत्र को जो है विषुवत रेखा क्षेत्र बोला जाता है। जोन में अगर बांटते हैं तो 3 जोन में बांटते हैं। फिर दूसरा जो यहाँ पर देख रहे हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री, ये जो है क्या है आपको शीतोष्ण कटिबंध है। इसी तरह से इधर भी शीतोष्ण कटिबंध, तो ये मानव के लिए सब सर्वाधिक अनुकूल है। इसलिए जनसंख्या अभी तुरंत थोड़ा दिन पहले बताया कि 20 से 40 डिग्री जो है अक्षांश में जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, क्योंकि मानव के लिए सर्वाधिक अनुकूल होते हैं। यहाँ पर क्या है कि विषुवत रेखा के नजदीक बहुत अधिक वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के बाद तापमान बहुत तीव्र होता है। इस वजह से विषुवत रेखा के इर्द गिर्द वाला जो 5 से 10 डिग्री इर्द है वो जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत कम। यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण कीट पतंग ये सब बहुत होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु सब जो है इसी के इर्द में कामों ये सब पड़ते हैं। घने जंगल, घने वन के जंगल है जो कि मानव के लिए रहने के अनुकूल नहीं है। तो ये क्षेत्र जो है, तो जलवायु जो है क्या है, तो जलवायु एक बहुत बड़ा फैक्टर है मानव के लिए। तो मानव वही रहना पसंद करेगा जहां पर उसे उत्तम जलवायु यानी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, तो ये भी फैक्टर करता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। अब हम आगे देखेंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखेंगे कि मानव जनसंख्या जो है, अगर विश्व के जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की बहुलता है तो वहां पर मानव जो है आर्थिक उपार्जन के लिए उन क्षेत्रों में बसना ज्यादा पसंद करता है। जैसे आप मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, वहां जो है पेट्रोलियम के बहुत अकूत भंडार है। इसकी वजह से वहां की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो करीब तो 80% से अधिक जनसंख्या प्रवासी जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या का यूएई में जो है 80% से अधिक जनसंख्या जो प्रवासी जनसंख्या होता है। तो प्रवासी जनसंख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर खनिज संसाधन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोग पलायन किए हैं। तो ये आर्थिक कारण है। तीसरा हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी। मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि धर्म, जाति और अपना धर्म और जाति और वर्ग के साथ एक साथ मिलकर रहना पसंद ज्यादा करता है, तो वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का काम है। तो ये सभी फैक्टर जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारण है। अब हम उसी चीज को अब देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का वितरण
कहाँ विश्व के किन किन देशों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पे मध्यम प्रकार का घनत्व पाए जाते हैं, जहाँ कहाँ पे निम्न। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर मानव के अनुकूल, जहाँ मानव के रहने के लिए अनुकूल स्थितियां होगी वहां पर कुछ घनत्व पाए जाएंगे। विश्व में अगर जहाँ पर 100 जनसंख्या घनत्व अधिक मिलते हैं तो उसको उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बोले जाते हैं। उसी प्रकार से अगर जहाँ एक या दो से कम घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पर मिलते हैं तो उसको निम्न घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व मिलता है उसे मध्यम घनत्व वाले देश कहते हैं। तो उच्च घनत्व वाले देश में अगर देखेंगे तो भारत में मानसून एशिया हो गया, उसके बाद देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया, फिर यूरोपियन कंट्री हो गया, यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गए, ये उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अगर नक्शा में अगर हम देखें जी, यहाँ पर देखेंगे कि उच्च घनत्व वाले कंट्री कौन कौन है। उच्च घनत्व जैसा कि हम बताएं कि मानसून एशिया वाले देश, जिसके तहत आपको भारत, चाइना और इधर आपको जो है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ जो है ये देख रहे हैं मानसून एशिया का क्षेत्र है, कंप्लीट क्षेत्र यहाँ हो गया। उसके बाद जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण देखिए यहाँ पर है, यहाँ जो देख रहे हैं यूनाइटेड यूएसए जो देख रहे हैं, इसका ये वाला क्षेत्र जो है क्या है जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पर जो है मिसिसिपी, मिसौरी और बहुत सारी नदियां उस घाटियों में जनसंख्या रहना पसंद करती है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है भारत में जैसे गंगा की नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इस सब की नदी घाटियों में मानव का संकेंद्रण बहुत अधिक है। उसी तरह से चाइना में नील की घाटी, ये सब जहाँ पर कुछ घनत्व है वो प्राचीन समय से ही मानव सभ्यता के केंद्र रहे हैं। तो यहाँ पर देखेगा इधर, ठीक है, तो ये उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, फिर ये वाला यहाँ देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर जो है ब्रिटेन है। उसी तरह से आपको जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ये सब कंट्री आप देख रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को छोड़कर यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन इधर जो कंट्री ये वाला देख रहे हैं जो यूरोप का पश्चिमी भाग है, पूर्वी पश्चिमी भाग जो है ये जो है सघन जनसंख्या वाले कंट्री है। तो तीन महत्वपूर्ण उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हो गए, एक मानसून एशिया हो गया, दूसरा यूरोपियन कंट्री हो गया और तीसरा अमेरिकन कंट्री हो गया। फिर इसी तरह से निम्न घनत्व वाले कंट्री कौन कौन से होंगे। तो निम्न घनत्व वाले जहाँ पर एक या दो जो है जहाँ की जनसंख्या घनत्व 1 या 2 मिलता है, 1 या 2 व्यक्ति मिलते हैं, है ना। तो वैसे क्षेत्र उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहाँ पर जो मानव को रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। जैसे क्या, जहाँ पर मरुस्थल मिलेंगे। मरुस्थल में 2 प्रकार के होते हैं, एक मरुस्थल को कहते हैं शीत मरुस्थल और दूसरे को बोलते हैं उष्ण मरुस्थल। शीत मरुस्थल के क्षेत्र देखिए, ये वाला जो क्षेत्र पूरा आप देख रहे हैं ये शीत मरुस्थल में ग्रीनलैंड, ये जो यूरेशियन का क्षेत्र जो है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर वाला तो एकदम ऊपर वाला पार्ट ये देख रहे हैं, ये खास करके साइबेरिया वाला इलाका पूरा, इधर ग्रीनलैंड हो गया। ये जो है कनाडा का आपको जो है गल्फ ऑफ, इधर जो है ना वेफी खाड़ी वगैरह ये सब जो देख रहे हैं ग्रीनलैंड, ये सब जो है आपको शीत कटिबंध वाले क्षेत्र हैं, शीत मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं। और वहीं अगर ये क्षेत्र हो गया आपके कम घनत्व वाले क्षेत्र, पहले हम जानेंगे अधिक घनत्व वाले, फिर जानेंगे निम्न घनत्व। अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो जो शेष बच गया वो मध्यम घनत्व वाले हो गए, तरीका यही है। तो दूसरा देखेंगे कि कम घनत्व वाले कौन कौन है, तो ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। उसके बाद ये तो शीत, इसी तरह से आपको ये एरिया अंटार्कटिका महाद्वीप तो समझिए जन विहीन महाद्वीप है। यहाँ पर जो जनसंख्या का संख्या सिर्फ यहाँ पर जो है अनुसंधान केंद्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इस महाद्वीप का अभी तक फिलहाल, है ना। और देखेंगे कि उष्ण मरुस्थल वाले क्षेत्र कौन कौन है, तो यहाँ पर आप देखते हैं सहारा मरुस्थल का क्षेत्र, ये वाला एरिया पूरा ये एरिया जो जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, है ना, माली, ये सब कंट्री जो आ जाता है, ये सब पूरा जो है
ये यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। इसी तरह से यहाँ पर जो देख रहे हैं एरिया कालाहारी, नामीबिया, ये सब का मरुस्थल जो है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर जनसंख्या विहीन है, ये जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। यहाँ मात्र जनगणना तो 1 या 2 से भी कम मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर आप विश्व की जो पूरा क्षेत्रफल, पूरा जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का, जो स्थलीय भाग का जो भी क्षेत्रफल है, उसका जो है 80% जनसंख्या, विश्व का 80% जनसंख्या उसके मात्र 10% भागों में अधिवासित है, और बाकी जो है जनसंख्या जो है 80% जनसंख्या जो है 20% भागों में ही अधिवासित है, और बाकी 20% जो जनसंख्या है वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ये एक बड़ा फैक्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि बहुत सा धरातल का ऐसे भाग जो बिल्कुल जनविहीन क्षेत्र है, जो अभी हम बता रहे हैं वो जनविहीन क्षेत्र ही है। तो ये आपको सहारा मरुस्थल हो गया, ये कालाहारी हो गया। फिर अगर 10वें निका में देखेंगे तो 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल है। यहाँ पे अटकामा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर पैटागोनिया मरुस्थल है। ये आपको यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहे हैं, है ना, बोलिविया चिली वाला एरिया जो इधर, तो ये यहाँ पर अटकामा मरुस्थल है, और इधर जो है पैटागोनिया मरुस्थल। फिर इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मरुस्थल है, यूएसए ग्रेट बेसिन, एरिजोना बेसिन, ठीक है, यहीं पर है सब। ये सब यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सा मरुस्थल है, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण है। इसी तरह से फिर हम देखेंगे यहाँ पर गोबी मरुस्थल है, फिर तकला मकान है, फिर सेरा निवेदा, इस मध्य एशिया में भी बहुत सा, यहाँ पे थार मरुस्थल है ना, एशिया में ये वाला एरिया जो है थार मरुस्थल का एरिया है यहाँ पे। तो इसका विस्तार जो है अरब का ही अलग विस्तारित रूप है। तो ये थार मरुस्थल, ये सब क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम मिलती है। और इसके अलावा जितना भी दोनों बताया, उसके बाद जो भी क्षेत्र बढ़ जाते हैं वो सब क्या है, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र जो भी है। यहाँ तक समझ गए हम लोग, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र का 2 समय अंतरालों के बीच, किसी भी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2 समय अंतराल क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2001 है और ये 2011 है, तो ये 2 समय अंतराल, इसमें जो परिवर्तन हुआ, जैसे अभी 121 करोड़ आबादी है और 2001 में भारत की आबादी कितनी थी, 102 करोड़। तो इसमें जो इसको घटाए तो कितना हो गया, 102 में 121 चला गया तो ये कितना बच गया, 19 करोड़ आबादी। यही जो है क्या है, जनसंख्या वृद्धि। 19 करोड़ जो है कि 19 करोड़ जनसंख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या। तो ये परिवर्तन को डिनोट कर रहा है, और ये जो है क्या है, निरपेक्ष अंकों में ये प्रदर्शित किया जाता है ना। तो जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा इसी जनसंख्या वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि भी बोलते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि 2 रूपों में होता है, एक धनात्मक रूपों में और दूसरा ऋणात्मक रूपों में। ऋणात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि। तो धनात्मक वृद्धि कब होगा, ऋणात्मक वृद्धि जब जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी, तब क्या होगी, जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। और उसी तरह से अगर जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक हो जाएगी, तब वहां पर जनसंख्या ऋणात्मक हो जाएगी। और एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये तो जन्म दर मृत्यु, और तीसरा फैक्टर हो जाता है क्या, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक। यहाँ पर देखेंगे
कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो 3 घटक, ये तो 2 घटक के बारे में बताए, एक तीसरा घटक प्रवास भी हो जाता है। तो प्रवास क्या होता है कि मानव जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रवास करते हैं, है ना। तो इससे भी जो है जनसंख्या में वृद्धि और कटौती होती है या उसकी धनात्मक वृद्धि। तो प्रवास भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रवास को पहले हम समझ लेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। तो प्रवास भी 2 तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। जब एक देश से दूसरे देश में कोई, जैसे भारत है, यहाँ पर भारत है, इंडिया, और इधर है यूएसए, है ना। तो अगर भारत का लोग अगर यहाँ से यूएसए जाता है तो क्या होगा, यहाँ की जनसंख्या में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। यहाँ की जनसंख्या में क्या कर देगा, यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो जनसंख्या का जहां से प्रवाह होता है तो वहां उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कुछ प्रवास बोलते हैं। जहां से जनसंख्या निकल करके कहीं दूसरे देश में जाती है तो वहां हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग और जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रवास बोलते हैं। और अगर कोई बाहर से, जैसे यूएस से भारत आता है, आइए समझेंगे, अगर भारत से कोई व्यक्ति अगर यूएस से चला जाता है तो यहाँ के लिए जनसंख्या क्या है, यहाँ प्रवास, और इस यहाँ पर क्या होगा, यह प्रवास होता है। लेकिन बाहर से कोई कंट्री का कोई व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर, अगर यहाँ आए तो यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि कर, यहाँ से जनसंख्या है तो वहां की जनसंख्या की वृद्धि कर। तो ये भी फैक्टर होता है जनसंख्या में, जनसंख्या वृद्धि जो है धनात्मक कब होगी, तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। और दूसरा क्या है, प्रवास। अगर यहाँ पर जो है क्या होता है कि अप्रवास हो जाता है, अप्रवास होता है। प्रवास कैसा, किस प्रकार का, अप्रवास होता है, तब जो है जनसंख्या धनात्मक वृद्धि होगी। और ऋणात्मक वृद्धि होगा क्या, जब प्रवास हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाती है, जनसंख्या आ जाती है ना। तो इसलिए दो फैक्टर पर जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि डिपेंड करता है। तो ये उस प्रवास, इसको इन माइग्रेशन कहेंगे और इसको आउट माइग्रेशन कहेंगे। इन माइग्रेशन माने आना और आउट माइग्रेशन माने जाना। एक देश से अगर दूसरे देश में अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। अगर देश की सीमा के अंदर अगर एक राज्य से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रवास बोलेंगे। और प्रवास जो है, प्रवास क्यों करते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण कारक क्या है, अपकर्ष कारक और दूसरा प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक को इनपुट फैक्टर कहते हैं और प्रतिकर्ष कारक को इनपुट फैक्टर कहते हैं। अपकर्ष कारक क्या है, तो जो जनसंख्या को खींचने, चुंबक की भांति खींचने का काम करता है। तो चुंबक की भांति खींचने का काम कौन से क्षेत्र करेंगे, जो कि डेवलप एरिया, नगरीय क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, वहां पर वो क्षेत्र जो है अपनी संपन्नता के कारण विश्व के दूसरे भागों के लोगों को जो है वो आकर्षित करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकर्ष कारक बोलते हैं। तो इसका उदाहरण नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र हो सकते हैं। और दूसरा प्रतिकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष कारक में ग्रामीण जो पिछड़े क्षेत्र है वहां पर क्या है, जनसंख्या के लिए न तो बढ़िया अच्छी शैक्षिक व्यवस्था है, नहीं तो उसकी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है, और नहीं तो उसकी मनोरंजन की व्यवस्था है। तो इस वजह से वहां पे गरीबी है, बेरोजगारी है। तो गरीबी और बेरोजगारी के कारण जो है यहाँ से जनसंख्या जो है दूसरे जगह पलायन करने का काम करती है। इसलिए इस फैक्टर को यानी यहाँ से पुश कर रहा है जनसंख्या, इसीलिए इसको पुश फैक्टर भी कहते हैं और इसको पुल फैक्टर। खींचने का, जनसंख्या को खींचने का काम करती है और यहाँ से स्वतः जो जनसंख्या जो है उड़ जाती है यहाँ से जा करके, तो
तो दूसरी जगह जहाँ पर उसको रोजगार मिल सके तो वहां पे जाने का प्रयास करते हैं। तो ये जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले ये दो महत्वपूर्ण कारक है जो कि इसी से रिलेटेड है। अब जो है बच गया है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये दो फैक्टर है। कितना भी टाइम है? 3 जी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये बताने के बाद यहाँ पर एक दो चीज छूटा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि पढ़े और उसी जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि भी हम कहें, जो कि हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और है जिसको लिखे हुए हैं जनसंख्या वृद्धि दर। ये क्या होता है? तो हम अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे किसी भी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि करते हैं। लेकिन उसी जनसंख्या वृद्धि को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 में कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर को जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझें कि जनसंख्या वृद्धि दर निकाली कैसे जाती है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जैसे भारत की जनसंख्या जो है 2001 में 102 करोड़ के आसपास थी, 2011 में 121 करोड़ के आसपास हुए। यानी कि जनसंख्या में यहाँ से यहाँ तक जो वृद्धि हुई उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहें। यानी कि 19 करोड़ की जो हमको वृद्धि हुई वही जनसंख्या वृद्धि हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2001 में जो जनसंख्या 102 थी उसको P1 मान ली, 2011 में जो जनसंख्या थी उसको 121 को हम P2 मान लिए। तो इसको गणितीय फॉर्म में कैसे जनसंख्या वृद्धि दर को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इसको P1 और इसको P2 अगर माने तो कहेंगे कि P2 माइनस P1 और बटा P1 और गुने 100। तो ये जो निकल के आएगा वही उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की जो है जनसंख्या वृद्धि दर। तो यहाँ पर हम क्या है 10 भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। आगामी जनगणना 2021 ईस्वी में होगी, है ना। तो ये जो है यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर निकल के आई वो क्या है? दशकीय वृद्धि दर है। लेकिन अगर इसको हम वार्षिक वृद्धि दर में वार्षिक वृद्धि दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर जो दशकीय वृद्धि दर निकल के आई जो अभी फिलहाल बताया यहाँ से घटाने के बाद वो दशकीय वृद्धि दर निकल के आए। लेकिन अगर उसमें हम 10 से भाग दे देंगे तो क्या होगा कि वार्षिक वृद्धि दर। तो अक्सर हम लोग टर्म करेंगे जनसंख्या वृद्धि, दो अलग अलग चीज है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि अगर ओवरऑल उसकी जनसंख्या अक्सर नंबर से अगर देखा जाए तो क्या है? एशिया जो है क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, जनसंख्या वृद्धि वाले देश है। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से अगर बोला जाए तब जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले महाद्वीप है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पर बन सकता है जिसको कि हमने यहाँ पर अभी बताया। लोग लिखते हैं सर क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में लिखते हैं। चलो बच्चों, तो अभी जितना भी थ्योरी सेक्शन पढ़ाए उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे 10 क्वेश्चन को लिखे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक जो है होमवर्क के रूप में आप लोग को दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में जो चीज बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को पढ़ाना है और फिर जो है जनसंख्या के नियंत्रण करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वृद्धि का जो ट्रेंड्स है वो भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये क्लास उसमें और लगेगा थ्योरी सेक्शन में। लेकिन अभी जो भी पढ़े उससे रिलेटेड 10 प्रश्न जो है एक टेस्ट के रूप में है, सेल्फ एवोल्यूशन आप लोग को करना है। हम थोड़ा सा बीच में पॉज लेंगे और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उस दरमियान सोच लेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, है ना। तो
पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अभी तुरंत हम बताए 3 डाटा दिए थे 2001 के अनुसार, 2019 के अनुसार और 2027 में जो स्थिति होगा। लेकिन अभी ये जो है अभी फिलहाल के अनुसार कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, मैंने वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आप लोग पूछेंगे तो इसका आंसर होगा चीन, चीन होगा। फिर दूसरा प्रश्न है जनसंख्या घनत्व को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है ये तुरंत थोड़ा देर पहले बताए और उसकी परिभाषा देने के साथ साथ उसको किस गणितीय फॉर्म में व्यक्त किया जाता है उसके बारे में भी हम बताए। तो आप लोग बताएं जनसंख्या घनत्व को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं। तो जब घनत्व जिस समय पढ़ा रहे थे उसमें भारत का जनघनत्व के बारे में बताए थे कि 121 करोड़ में जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसको भाग देने से कितना प्राप्त होता है। तो ये हम बताए थे, बेसिक पार्टिकुलर बताए थे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है 382। आगे प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा महाद्वीप है। यहाँ महाद्वीप पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन का जो मुख्य शब्द आते हैं उसको जरूर पकड़ेंगे तभी क्वेश्चन सही से बनेगा। तो इसमें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा महाद्वीप है। तो हम बता रहे थे महाद्वीपीय स्तर पर जब जनसंख्या का वितरण पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा महाद्वीप है, एशिया है, जहां पर 60% जनसंख्या का अधिवास है वहां पे। पांचवा प्रश्न है विश्व में किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। विश्व में किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यानी कि प्रतिशत के रूप वाला चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विश्व में किस महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा किस महाद्वीप का है। तो आंसर क्या होगा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो इसमें कई कारक होंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। तो 3 महत्वपूर्ण बताए थे हम आप लोग को, जिसमें से पहला बताए थे भौगोलिक, दूसरा बताए थे भौगोलिक को भी कई सब डिवीजन किए थे और उसके बाद फिर बताए थे आर्थिक और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो 3 महत्वपूर्ण कारक, चौथा में राजनीतिक कारक भी लिख सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारक है। फिर आगे जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है। टॉप 10 कंट्री में जो आ रहा था नाम, उसमें से अफ्रीका का कौन सा देश का नाम चर्चा में आया था, नाइजर या नाइजीरिया। तो नाइजीरिया था। नाइजर के बारे में बताए थे कि जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो है 2019 में जो है नाइजर का पॉपुलेशन रेट विश्व में सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं क्या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, नाइजीरिया होगा। आगे देखेंगे कि किसी
किसे सभ्यता का पालने कहा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे। ये सभ्यता का पालने किसे कहा जाता है? तो हम बता रहे थे कि प्राचीन समय से ही मानव सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ था, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? नदी घाटियों को सभ्यता के पालने। तो इसका आंसर क्या होगा? नदी घाटियां। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग किन अक्षांशों के बीच में है? विश्व की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग किन अक्षांशों के बीच? तो ग्लोब पर हम जानते हैं कि ग्लोब पर जो रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई रहती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो कहां पर किन अक्षांशों में आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो पढ़ाने के दरमियान हम बताए थे 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच। साउथ लैटिट्यूड में ऐसे भी 20 से 40 में क्या है? स्थल का विस्तार कम है, इसलिए जनसंख्या कम है, इसलिए मुख्य संकेंद्र कहा है 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच। अगला प्रश्न है, यूएनएफपीए के 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी कब चीन को पछाड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगी? तो ये जो है ये डाटा बढ़ाने के दरमियान 3 टेबल बनाए थे, तीसरा टेबल यही था 2027 के अनुसार। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा कि भारत प्रथम स्थान पर कब पहुंच जाएगी? 2027 में जो है चीन को पछाड़कर 1 नंबर पर चली जाएगी, और चीन जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगी, और 3 नंबर पर जो है नाइजीरिया यूएसए को पछाड़कर 3 नंबर, 4 नंबर पर यूएसए चलेगा। तो ये इस तरह से इसका सारा का प्रश्न हो गया। एक प्रश्न लिखने को लिए दे दिए है आप लोग को, इसको आप लोग डिटेल्स में लिखेंगे। होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन रहेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो आप पूरा जो हम बताए हैं भौगोलिक कारक, तो भौगोलिक कारक 3 भागों में बांटेंगे या 4 भागों में बांटेंगे। तो भौगोलिक कारक को भी 4-5 फैक्टर में बांट देंगे। जल की उपलब्धता, उसके बाद जल की उपलब्धता के बाद फिर जो है क्या है? जलवायु, फिर स्थलाकृति, मिट्टी, ये 4 का थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो है दूसरा आ जाएगा नगर, दूसरा फैक्टर आ जाएगा क्या? आर्थिक कारक, जिसमें खनिज संसाधन है ना। आर्थिक कारक में और एक दे सकते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये भी है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो 2 फैक्टर आर्थिक कारक में लिखेंगे। एक पहला फैक्टर क्या? खनिजों की उपलब्धता, और दूसरा फैक्टर आर्थिक कारक में लिखेंगे क्या? औद्योगिकरण और नगरीकरण। ये भी, और तीसरा में क्या बोलते थे? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कारक, इसमें क्या है कि लोग जो है धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, अपना वर्ग के आधार पर एक जगह रहना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज आप इसमें लिख सकते हैं। पूरा डिटेल्स में लिखेंगे तो 2-4 लाइन लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको दिया। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका जो शेष पार्ट है वो हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।